तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बच्चे जो हैं वो मीन द टाइम ज्वाइन करते रहेंगे। बच्चे देखो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, आप लोगों का CSCT क्लियर हुआ है और खुश होना चाहिए। और अब मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो अब दोबारा से हमें कमर कसनी है अपने CS एग्जीक्यूटिव के लिए। ओके, तो अब CS एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले ये मतलब अपने अंदर कहते हैं ना, मन के अंदर बात बिठा लो कि अगर CSET यहाँ पे था तो CSXE कहीं यहाँ पर है, शायद मेरे हाथ से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इतने तो लेवल में फर्क है। और CSET तुम्हारा क्या था? ऑब्जेक्टिव। जय माता दी टिक्के। ठीक है, और अब CS एग्जीक्यूटिव में तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू दी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। और खासकर लॉ में, खासकर कंपनी लॉ में, क्योंकि केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती हैं बच्चों। केस स्टडी आपके पेपर का 60 to 70% कवर अप करती हैं। वो केस स्टडी लिखना बताऊंगी, हर क्लास के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस का, वो आपने लिखना है और मुझे सेंड करना है, मुझसे चेक कराना है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं क्लास में हमेशा होमवर्क देती हूँ और उसके बाद बच्चे मुझसे क्लास में चेक करवाते हैं। ठीक है, फेस टू फेस में तो मैं सुनती भी थी आंसर्स। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले ना कंपनी लॉ भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 10 मिनट बच्चे मैं आपके दिमाग में CS एग्जीक्यूटिव को लेके जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी वाई हैं, हमें 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैम कैसे करना है, बच्चों के मैसेज पे मैसेज, मैम ये अभी करना है, 15 दिन के अंदर अंदर करना है, लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर करना है। अच्छा मैम, वो प्री एग्जाम क्या होता है, वो कब देना है, वो क्या अभी देना है? इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि तुम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करोगे? तो 10 मिनट लगा के ना पहले मैं तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, रिलेटेड टू योर रजिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू योर प्री एग्जाम्स, यानी कि मेन एग्जाम से पहले वाला एग्जाम, रिलेटेड टू योर ODOP। ठीक है, ये सब 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट समझ लो। देखो, CS एग्जीक्यूटिव में बच्चे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो आप वो देखो, 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें 3 पेपर ना, टोटल 8 पेपर में से 3 पेपर तुम्हारे क्या है? MCQ। फिर से जय माता दी टिक्का। लेकिन CSET में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। मॉड्यूल 1 देखो, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। अब देखो तुम्हारी थ्योरी कितनी है, मैं तुम्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन भी बता रही हूँ। कॉर्पोरेट लॉस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर एंड टैक्स लॉस। इन चारों पेपर में से अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा टैक्स का पेपर कैसा है? MCQ है, और इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्केटिंग का क्या मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ तो 1/4 मार्क, 0.25 मार्क्स तुम्हारे क्या होंगे? तुम्हारे कट जाएंगे टोटल में से। CSET में क्या होता था? गलत हो गया है ना कुछ ऐड हुआ ना कुछ डिडक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे 0.25 मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट हो जाएंगे तुम्हारे टोटल में से, अगर तुम्हारा एक भी MCQ गलत होगा। आगे चलते हैं, सेकेंड मॉड्यूल देखो, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज योर प्रैक्टिकल पेपर। कॉस्टिंग होगी इसमें आपकी और अकाउंट्स होगा। MCQ, लेकिन दोबारा से क्या है? नेगेटिव मार्किंग। फिर दोबारा से आपका एक लॉ आ गया, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स। फिर आ गया इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, EBCL, अगेन थ्योरी। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अगेन योर प्रैक्टिकल पेपर, FM जिसे बोलते हैं। ये भी क्या है? MCQ, लेकिन विद नेगेटिव मार्किंग। अब देखो, 8 पेपर में अगर मैं देखूं तो 3 तुम्हारे MCQ वाले पेपर है, बाकी सारे के सारे क्या है? सब्जेक्टिव है, तुम्हें लिखना है। तो अब लॉ में जो छोटी छोटी टर्म्स होती है ना, व्हाट डू यू मीन बाय रूल, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन, अरे भाई ये जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी होती है, ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है, सब तुम्हें पता होना चाहिए। CSET में नहीं भी पता था, फाउंडेशन में नहीं भी पता था, चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो बहुत छोटे छोटे बेसिक्स के साथ तुम्हें ये करना है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों की नेक्स्ट क्वेरी आती है, मैम एक मॉड्यूल दें या सेकंड मॉड्यूल दें? जैसे मैं ये गाइड खत्म करूंगी ना, तुम्हें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ये 8 पेपर तुम्हें समझ में आए। सारे पेपर कितने कितने मार्क्स के हैं? 100, 100 एंड 100, 400 मार्क्स। ये भी 400 मार्क्स। हर पेपर में कितना चाहिए तुम्हें? मिनिमम 40, 40, 40 जी। यहाँ पे भी कितना चाहिए? मिनिमम 40, 40, 40, 40। और 400 में से एग्रीगेट कितना चाहिए? यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200। और अगर दोनों ग्रुप साथ में देते हो
तो देखो क्या मजा है। सेकेंड ग्रुप में क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा हैं, सपोज करो अगर यहां पर तुम्हारे आते हैं 220 और यहां पर तुम्हारे आ गए 180, कितने हो गए मिला के? 400 हो गए। तो 800 में से 400 आ गए ना तुम्हारे, दोनों ग्रुप क्लियर। कहते हैं ना भैया आजा थोड़ा सा सहारा लगा दे मुझे भी, तो यहाँ पे वही हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप को सहारा मिल गया, किसको? सेकंड ग्रुप को। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा आ जाए, सेकंड ग्रुप में 10 15 20 नंबर कम आ गए, तो दोनों का क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा क्या देना चाहिए? दोनों ग्रुप दो भाई। मैं कहती हूँ 6 महीने रुक के दो, तुम्हें जल्दी क्या है, लेकिन तुम दोनों ग्रुप दो ताकि तुम्हें इस सेट ऑफ का बेनिफिट मिल पाए। और रैंक भी कब आती है? जब दोनों ग्रुप साथ देते हो। तो ऐसे बच्चे ना यार हमें तो रैंक लानी है, और तुम ला सकते हो, तुम सारे काबिल बच्चे हो। और अगर तुम्हें रैंक लेकर आनी है ना तो बोथ ग्रुप ही देना पड़ेगा, एक एक करके दोगे तो रैंक नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। हो सकता है कुछ बच्चों ने करा भी लिया हो, लेकिन अगर तुम जून 2001 में एग्जाम देना चाहते हो तो डेट्स देखो क्या है। बोथ ग्रुप की तो डेट निकल चुकी है। आपके रिजल्ट के बाद आपके पास बस 3-4 दिन ही थे, ठीक है ना। 1 दिसंबर वॉज दी लास्ट डेट, तो जिन बच्चों ने करा लिया है वेल एंड गुड। अगर आप 1 दिसंबर से पहले पहले अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो जून में दोनों ग्रुप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूं कोई टेंशन नहीं है, जून में बोथ ग्रुप नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, तुम्हारे थोड़े से पैसे जरूर बच जाएंगे फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। वो कैसे बचेंगे अभी बताऊंगी, लेकिन जून में तुम दोनों ग्रुप 8 पेपर नहीं पढ़ पाओगे। और अगर इस जद्दोजहद में लगोगे भी ना कि नहीं 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 मैं तो कर लूंगा और टीचर्स तो करा देंगे, तो भैया टीचर्स तो करा देंगे, तुम 8 पेपर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जून में अगर देना भी है तो कौन सा देना? में एक ही ग्रुप देना। और एक ग्रुप देने के लिए हमारी लास्ट डेट कौन सी है? 31 जनवरी 2021। सो यू हैव टाइम। सबसे पहले तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हैव पेशेंस, ठीक है। अब वो बच्चे जो कह रहे हैं नहीं मैम हम तो बोथ ग्रुप लेंगे, हमें तो सेट ऑफ करना है भाई, सहारा बनना है एक दूसरे का, तो दिसंबर में क्या दे सकते हो? दोनों ग्रुप दो। और मैं इसको प्रेफर करूंगी, चॉइस आपकी है ना। CSET के बाद अब तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए, तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। तो दिसंबर में वो बच्चे जो बोथ ग्रुप देना चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर करके, उनके लिए बहुत टाइम है। 31 मई 2021 इज द लास्ट डेट, ठीक है जी। फॉर्म दोनों ग्रुप का इकट्ठे भरना, फीस की सेविंग होगी तुम्हारी, ठीक है। फीस की सेविंग कर लो फॉर्म भरते वक्त। एग्जामिनेशन फॉर्म का जब टाइम आएगा ना, तब एक ग्रुप देना हो तो एक की फीस भरना, दोनों ग्रुप देने हो तो दोनों की फीस भरना। यहां तक बात समझ में आई? रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। गुड इवनिंग नमन। अब देखो फीस 10,100 रुपए। अब देखो आप कहोगे नहीं मैम फॉर्म भरते वक्त तो हमने 10,600 देखा था। हाँ भाई देखा होगा, 1 मिनट में तुम एकदम से ऐसे हो जाओ तो नहीं मैम ये क्या बता रहे हो। देखो अगर चार्टेड सेक्रेटरी यानी कि वो एक मैगजीन आती है CS इंस्टीट्यूट की, ठीक है, अगर वो मंगाओगे तो 10,600 की फीस है। और अगर वो चार्टेड सेक्रेटरी नहीं मंगाते हो तो 10,100 रुपए की फीस है। और उसमें ये सारी फीसेस आपकी इंक्लूडेड है। 2,000 की रजिस्ट्रेशन फीस, 6,500 की एजुकेशन फी, प्री एग्जाम फी, ODP यानी कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फीस। एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से भरनी है। ये कब भरनी है वो भी बता रही हूँ। भी बहुत बच्चे इसको मिस कर जाते हैं जिसके कारण उनका अटेम्प्ट छूट जाता है। तो अभी तो 10,100 रुपए का फॉर्म भरना है, बोथ ग्रुप की फीस है तुम्हारी, ठीक है जी। What is included in 10,600? यही बताया बच्चे मैंने। रजिस्ट्रेशन फी इंक्लूडेड है, एजुकेशन फी इंक्लूडेड है, प्री एग्जाम फी इंक्लूडेड है और ODOP की फीस, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फीस आपकी इसमें इंक्लूडेड है। ये दोनों क्या होते हैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म की फी अलग है। हाँ जी, यहां तक समझ में आता है कि CSET के बाद अब जब फॉर्म भरोगे तो 10,100 रुपए की फीस भरनी है। ये आपके बोथ ग्रुप की फीस है। ओके चलो जी आगे चलते हैं।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एग्जाम्स तो कब है? जून में, है ना, या फिर कब होंगे? दिसंबर में। अब जो बच्चे एक ग्रुप जून में दे रहे हैं, भैया एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना मत भूल जाना, उसके बिना पेपर नहीं दे सकते हो तुम। तो वो एग्जाम फॉर्म देखो, उसकी स्टार्टिंग डेट कब होती है? 26 फरवरी, और एक महीने तक विंडो ओपन रहती है, तो 25 मार्च तक ओपन रहेगा। इस पूरे एक महीने में आपको अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है दोबारा से, ठीक है। और अगर लेट फी देना चाहते हो, भूल गए, मिस हो गया, तो लेट फी के साथ 9 अप्रैल तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म क्या कर सकते हो? तुम भर सकते हो। तो ये डेट्स नहीं भूलनी। कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, मैम हम बता भी देते हैं, हम अनाउंस भी कर देते हैं, फिर भी मैम रह गया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो अटेम्प्ट मिस हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म याद रखना। अब एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे तुम डिसाइड करो कि भैया मुझे एक ग्रुप देना है या मुझे 2 ग्रुप देने हैं, ठीक है। एक ग्रुप देना है तो फीस कितनी है? 1200 रुपये, और दोनों ग्रुप देनी है तो 2400 रुपये। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं है कि अगर तुम बोथ ग्रुप का एग्जामिनेशन फॉर्म इकट्ठा भर रहे हो तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में पैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो जून में तो वैसे भी जो बच्चे दे रहे हैं वो सिंगल ग्रुप का एग्जामिनेशन फॉर्म ही भरेंगे। जो बच्चे दिसंबर में बोथ ग्रुप देंगे वो किसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे? बोथ ग्रुप। अच्छा, दिसंबर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना बच्चे, वो आपका मान के चलो अगस्त में आ जाता है। अगस्त से लेके सितंबर तक वो विंडो ओपन रहती है। तो दिसंबर वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म इन मंथ्स में निकलेगा, ठीक है जी। और जो जून में फर्स्ट ग्रुप देंगे बच्चे, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म यहां पे निकलेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बच्चे जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के पूछते जाना। आगे देखो, अब आता है ओडीओपी। भैया फीस तो ले ली इंस्टीट्यूट ने, है क्या ये? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब देखो, जब तुम ये फॉर्म भरोगे ना तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या आएगी कि भाई जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये ओडीओपी करनी है, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब बच्चे एकदम से टेंशन में, मैम 15 दिन में पता नहीं ट्रेनिंग नहीं की तो हम अपीयर नहीं हो सकते, हम एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। भैया ये ना सिर्फ कहने के लिए है, आईसीएसआई खुद भी इसको फॉलो नहीं कर पाता। कई बार तो ओडीओपी की डेट्स ना एग्जाम फॉर्म के भी बाद आती हैं। बेसिकली तुम तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये तो आईसीएसआई ने कराना है तुम्हें 1 डे का एक प्रोग्राम, है ना। तो आईसीआईसीआई जिस दिन तुम्हें इनविटेशन देगा, न्योता देगा कि भैया आ जाओ, आज मेरे घर पधारो, आज मैं तुम्हें चाय पानी पिलाऊंगा, तुम्हें ये ट्रेनिंग कराऊंगा, उसी दिन तो जाओगे। तो इसमें यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम आईसीएसआई आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो 15 दिन का वो लिख देते हैं ना कि 15 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग करनी है, फॉर्मेलिटी है, तुम टेंशन में मत आना, ये हो जाएगी। आईसीएसआई वाले खुद करा देंगे तुम्हें, यू जस्ट हैव टू चेक योर ईमेल रेगुलरली, ठीक है। तो ये 1 डे का प्रोग्राम है, ये आईसीएसआई की सरदर्दी है, तुम्हारी सरदर्दी नहीं, ठीक है। कई बार तो 3-3, 4-4 महीने बाद भी डेट्स आती हैं इसकी। ओडीओपी के बाद नेक्स्ट है प्री एग्जामिनेशन। अब बच्चे इसके बारे में भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मैम ये क्या भला है? भैया ये भला है या जो भी है, मगर तुम्हें अपने एग्जाम से पहले ये वाला एग्जाम देना है। अगर तुम जून में फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट ग्रुप का ही प्री एग्जाम देना है। अगर तुम दिसंबर में बोथ ग्रुप दे रहे हो तो तुम्हें बोथ ग्रुप का प्री एग्जाम देना है। इसकी कोई स्टार्टिंग डेट नहीं होती, कोई एंडिंग डेट नहीं होती। जिस दिन तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाए ना उस दिन दे दो। 100 अटेम्प्ट्स होते हैं, रोज दे दो, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये कंप्लीट सिलेबस का होता है। ये देखो, बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म यू हैव टू क्लियर प्री एग्जाम। आपका एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आईसीएसआई अगर आपने प्री एग्जाम नहीं दिया। एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है तुम्हें? 26 फरवरी। तो 26 फरवरी से पहले पहले ये प्री एग्जाम तुम्हें देना है फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है। अब ये एग्जाम होता कैसा है? ऑनलाइन एग्जाम होता है, पूरा ऑनलाइन। वो पेपर जो एक्चुअली में आपके सब्जेक्टिव आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो भी यहां पर सिर्फ एमसीक्यूज में ही पूछे जाएंगे। तो मैंने लिख दिया ऑल 8 सब्जेक्ट्स।
क्योंकि इसके लिए वो सेंटर अलॉट नहीं करते, वो बुलाते नहीं है बच्चों को, वो ये ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं। तो ऑनलाइन तो एमसीक्यू ही पॉसिबल है ना। तो वो आठों सब्जेक्ट का क्या ले लेते हैं, एमसीक्यू ले लेते हैं, मगर आपको देना तो है ही। नेगेटिव मार्किंग है आठों के आठों पेपर में। ये सिर्फ प्री एग्जाम के लिए है, मेन एग्जाम आपका वैसे ही होगा, ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव वाले सब्जेक्टिव में। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड लिखा हुआ है इसके आगे। यानी कि एक ढंग से सीएस इंस्टीट्यूट आपका एक छोटा सा एग्जाम ले रहा है आपके फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है। ये है प्री एग्जामिनेशन। फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिनिमम कितने चाहिए, 40 मार्क्स। यहाँ पे एग्रीगेट का कोई फंडा नहीं है। अगर सारे सब्जेक्ट में 40-40 आ गए तो आपका प्री एग्जाम क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर पूरा सिलेबस आता है इसमें। आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप का चारों सब्जेक्ट का सारा सिलेबस, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आठों पेपर का पूरा सिलेबस, ठीक है। नो स्टार्ट डेट मैंने बताया, कैन बी गिवन एनी टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तुम्हें लगता है ना मेरा एक हफ्ते में तैयारी होगी तो तुम एक हफ्ते के बाद दे दो, आईसीएसआई को कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर चॉइस। देखो, इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ठीक है जी। तो ये आपको क्या देना है, प्री एग्जामिनेशन देना है। तो यानी कि अपने मेन एग्जाम से पहले 2 फॉर्मेलिटीज तुम्हें पूरी करनी है, 3 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ओडीओपी करनी है और प्री एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया, मैम मुझे तो ईमेल में लिखा था कि फरवरी से पहले फोन करके डेट कंफर्म करके जाना है। हाँ बच्चे, डेट तो आप कंफर्म करोगे ही ना ऑब्वियसली। तो आप उनको एक कॉल कर लो, बताओ जी मेरी ओडीपी कब हो रही है, तो आपको भेजेंगे वो मेल से ही। आप जितने भी फोन कर लो, आईसीएसआई ने जब आपको कराना होगा ना ओडीओपी, वो तभी कराएगी, ठीक है। चलो, हाँ जी, ओडीओपी थोड़ा समझ नहीं पाया। ओडीओपी बच्चे एक दिन का सिंगल डे का प्रोग्राम है जो आपको करना है, और वो खुद सीएस इंस्टीट्यूट आपको कराएगा, वही डेट देगा, वही बताएगा कि आपको कहाँ आना है। लेकिन कोविड के कारण वो ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे हैं ओडीओपी। तो तुम आराम से बैठो, तुम शांति से बैठो, अपने आप उनकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगी कि वो ओडीओपी तुम्हें कैसे करा रहे हैं। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फीस तुमने भर दी 10,100 रुपए में, ठीक है जी, वो तो हो गया काम तमाम। मैम ओडीओपी में होता क्या है, कुछ नहीं, एक दिन में तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाएंगे, सीएस प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम होगा, एक दिन की पार्टी मान लो, ठीक है जी। मैम जिन्होंने अभी करवा लिया रजिस्ट्रेशन, क्या वो दिसंबर में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं बच्चे, आप एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर वाला ही भरना, ठीक है जी। हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? ये बेसिक चीजें थी, तुम्हें ध्यान रहे कि हाँ प्री एग्जामिनेशन देना है भैया, मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर एंड टाइम पे बच्चे घूमते हैं इधर उधर, हो ये रह गया मैम, अब तो हम अपीयर ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। इसलिए जस्ट मैंने आपको एक प्री इन्फॉर्मेशन दी है, और दोनों ग्रुप देने हैं, मेरी सलाह है, बाकी तुम अपनी मर्जी के मालिक, ठीक है। चलो, अब देखो, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन आज काफी बच्चे क्लास में नए भी हैं जो मुझसे शायद पहले नहीं पढ़े हुए हैं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना भी दे दूं। आई एम रुचिदत्त कौशिक एंड आई एम CS and LLB. I did my BCom honors from Hansraj College and from last 14 years I am teaching CA and CS, ठीक है। और बहुत जगह मैंने पहले काम किया है। आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन हाई कोर्ट, उसके बाद मैंने DCM में काम किया, मैंने अनिका इंटरनेशनल में काम किया, और उसके बाद हैव स्टार्टेड माई टीचिंग। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस टीचिंग का लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, तो यू आर इन दी सेफ हैंड्स, ओके। और मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाने वाली हूँ। अब कंपनी लॉ में मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं वो बहुत कम टाइम में सिलेबस खत्म कर देते हैं, बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगी। आपके लिए कंपनी लॉ ना मक्का मदीना है, तुम मान लो, तुम्हारा मत्था रोज यहीं पे टिकना है जब तुम जॉब्स में जाओगे, जब तुम काम करोगे CS का। हमारे टीचर जब हम पढ़ते थे ना तो हमें कहते थे ये जो कंपनी लॉ की जो ये किताब है ना बच्चे, ये घोट के पी जाओ, रोज मत्था टेको इस पे, क्योंकि यही तुम्हें कमा के देने वाली है। तो कंपनी लॉ तो बिल्कुल हल्के में मत लेना तुम। जिस टॉपिक पे मुझे 8 क्लास लगेंगी तो भैया मुझे लगेंगी, मैं उसमें 4 क्लासेस में करवा के कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ।
कंपनी लॉ तुम्हारे फाइनल्स में भी भरा पड़ा है, ठीक है। तो छोड़ेंगे नहीं हम कुछ भी, सारे टॉपिक्स को बहुत डेप्थ में और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने कंपनी लॉ पे। अब देखो बच्चे, कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं ना, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस की बात करूं तो इसके बारे में पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किसकी क्या वेटेज है। क्योंकि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो उसका एक ओवरव्यू, उसका पूरा एक आउटलुक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ना हम बड़े हैप्पीजार्ड मैनर में पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता यार ये 15 नंबर का आना है, इसको ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ना है, ये 2 नंबर का आना है यार, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो ना, उसका ओवरव्यू जरूर लो, क्योंकि वो आपको उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में क्या देगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा मदद देगा, ठीक है। तो चलो, तो फटाफट एक बार हम कंपनी लॉ का क्या करते हैं, एक ओवरव्यू करते हैं। देखो, आपका कंपनी लॉ पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। देखते जाना कितने चैप्टर्स हैं। जो तुम अभी खुश हो रहे हो ना, CSET पास हो गया जी, बहुत अच्छी बात है, मगर अब CS एग्जाम में देखो तुम्हें पता चलेगा कि समुद्र की गहराई कितनी है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इस पूरे स्लाइड में पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स के मार्क्स की वेटेज ली है, यानी कि ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आया है पिछले 3 अटेम्प्ट में, क्योंकि ये मार्क्स की वेटेज हमें बताती है कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, देखो बड़ा कांस्टेंट सा है, 5 नंबर का, हर बार 5 नंबर का है, यानी कि मान के चलो भी इसमें से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, शेयर एंड शेयर कैपिटल, भैया 8 क्लास लगेंगे, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इतना वास्ट है, और ICSI के पास इतना कुछ है इसमें से पूछने के लिए, क्योंकि इतना कंटेंट है इसमें। और देखो वेटेज देखो जरा, 17, 11, 13, यानी कि 10 से ऊपर नंबर का तो सिर्फ शेयर एंड शेयर कैपिटल आएगा। कुछ टीचर्स इसको 4 क्लास में खत्म करा देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेंबर एंड शेयर होल्डर। अब ये देखो, ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं है, 8 नंबर का आया, फिर 8 का, फिर 3 का, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं चलो क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। फिर डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपके डिबेंचर्स वगैरह हैं, ये भी देखो 5 to 10 मार्क्स, दिसंबर 19 में 6 का, 10 का, 8 का, तो हम कह सकते हैं यार अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का तो ये आएगा हमारे में, ठीक है। चार्जेस, अब देखो दिसंबर 18 में आया ही नहीं, तो चार्जेस का चैप्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, तुम्हारा पूरा पेपर 135 नंबर का आता है, जिसमें से तुम्हें 100 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। 35 नंबर के क्वेश्चंस की तुम्हें चॉइस मिलती है, तो उस चॉइस में तुम क्या क्या छोड़ सकते हो या क्या क्या तुम थोड़ा सा कम कर सकते हो, वो बताऊंगी तुम्हें अभी, ठीक है। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि CA और CS में कभी कुछ छोड़ के जाना नहीं चाहिए। वेटेज वाले बहुत अच्छे से करके जाओ चैप्टर्स, कम वेटेज वाले थोड़े से लीनियंसी के साथ कर सकते हो, मगर छोड़ के कुछ नहीं जाना, ठीक है। देखो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि डिविडेंड, बड़ा कांस्टेंट है 3 नंबर, तो हम इसको 3 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी देखो बड़ा कांस्टेंट है, 3 से 4 नंबर। नेक्स्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, दोबारा से देखो 7 से 10 नंबर, ठीक है। तो सबके मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसके डेप्थ में जाना है। नेक्स्ट पार्ट ए बड़ा है, पार्ट बी और पार्ट सी बहुत छोटे छोटे। पार्ट ए देखो नेक्स्ट, इसके बाद पार्ट ए चल रहा है अभी, ये ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, आया ही नहीं क्वेश्चन जी, तो यानी कि ये ठीक है, करना है, पढ़ेंगे सब कुछ, मगर बहुत ज्यादा नीचे तक गोते नहीं खाएंगे इसमें, ठीक है। एक ही बार क्वेश्चन आया 5 नंबर का, क्योंकि मैंने बताया पेपर 135 नंबर का आएगा, करना 100 का ही है। तो कुछ चैप्टर्स अगर आ भी गए, आपने बहुत अच्छे से नहीं भी किया, वो क्वेश्चन आपको नहीं भी पेपर में आ रहा, तो आप चॉइस में छोड़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटर कॉर्पोरेट लॉस, ये देखो बड़ा इनकंसिस्टेंट है, 11 नंबर का आ गया एक बार और एक बार 3-3 नंबर का। मैं जहां ये कह रही हूँ ना, देखो इसको हम थोड़ा सा कम डेप्थ में जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कराऊंगी नहीं, मैं कराऊंगी, सारा अच्छे से ही कराऊंगी,
मैं कंपैरिजन कर रही हूं कि जितना डेप्थ में शेयर कैपिटल में जाएंगे उतना डेप्थ में ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो फिर रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। चाहे इसका एक बार क्वेश्चन नहीं भी आया बच्चे, लेकिन फिर भी ये आपके ना प्रोफेशन के हिसाब से बहुत रिक्वायर्ड है। कई टीचर्स कहते हैं ज्यादा वेटेज का तो है नहीं, छोड़ो एक क्लास में करा देते हैं, लेकिन पता है जब आप सीएस के प्रोफेशन में जाओगे ना, आपको एक्चुअली ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। आपको इन्हीं का ऑडिट करना है। और ठीक है, इंटर एग्जी के बाद हो सकता है आपको मेरा नाता ना रहे, लेकिन आप मेरे से पढ़ोगे और आपको अपने ट्रेनिंग के टाइम पे याद आएगा कि हाँ मैम ने सारे रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स बताए थे, इनकी ये इंपॉर्टेंस होती है, तो आप उस समय मुझे थैंक्स करोगे कि हाँ मैम ने ये चैप्टर अच्छा कराया था। ठीक है, फिर देखो कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, अगेन बड़ा इनकंसिस्टेंट है, एक बार सीधा 11 नंबर का और बाकी 3-3 नंबर के। फिर MCA 21 एंड फाइलिंग ऑफ XBR है। ये देखा जाए ना चैप्टर अलग से है ही नहीं। जब आप बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, हर जगह MCA 21 फाइलिंग आपको बताई जाएगी कि भैया ये फॉर्म भरना है, ये इलेक्ट्रॉनिकली भरना है, इसमें ये डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे। तो MCA फाइलिंग तो आप हर चैप्टर में कॉन्स्टेंटली पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, फिर ग्लोबल ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन कंपनी लॉ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं कहती हूँ तुम्हें छोड़ना है ना, तुम छोड़ जाओ, आंख बंद करके छोड़ जाओ। इसमें बाकी 7-8 कंट्रीज के कंपनी लॉ दिए हैं। हिंदुस्तान का तो याद रख लो, पहले इतना सारा हिंदुस्तान का कंपनी लॉ पढ़ना है, इसको पढ़ा तो पता चला कंफ्यूज हो रहा। और मार्क्स भी देखो, एक बार आया नहीं, आए भी तो 3-3 नंबर के चॉइस में छोड़ सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेंदी है, मतलब 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ना, इतना सारा याद करना, और फिर उसको बाद में पता चला आप अपने इंडियन लॉ के साथ कंफ्यूज हो गए, तो वो हम नहीं करेंगे इसमें। वी विल नॉट डू दैट। हाँ, आपको करना है, हमें करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंख बंद करके मेरी सलाह मान के तुम ये चैप्टर छोड़ के जा सकते हो। नहीं आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो बड़े प्यार से तुम्हारी चॉइस में निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में बच्चे ये चैप्टर्स जो है ना, ये तो ऐसे हैं भैया जिन्हें तुम्हें जैसे कहते हैं ना घुट्टी घोल के पीनी है, वो है। देखो वेटेज देखो, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर्स 13 नंबर, 10 नंबर, 5 से 13-14 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। फिर डायरेक्टर्स कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, देखो तीनों बार 9 नंबर का है, छोड़ ही नहीं सकते। डेप्थ में पूरा अंतर तक जाना है डायरेक्टर्स में, घुट्टी घोल के पीनी है तुम्हें डायरेक्टर्स की। वैसे भी तुम्हारे प्रोफेशन में भी ना ये चैप्टर्स तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल एंड देयर रिम्यूनरेशन, ये देखो 4 से लेके 12 नंबर तक, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला ये पार्ट बी ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स, अब मीटिंग्स में देखो बोर्ड मीटिंग्स भी आ गई, जनरल मीटिंग भी आ गई, तो बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेटेज ही देख लो, 9, 18, 13 जनरल मीटिंग, 17, 8, 12। मुझे 6 क्लासेस लगेंगी जनरल मीटिंग कराने में, भैया मुझे लगेंगी तो मुझे लगेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दूंगी तुम्हें, उसको चीज़ें बताऊंगी भी प्रैक्टिकली कैसे होती हैं, लिखी कैसे हैं। जनरल मीटिंग एक CS के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें कंडक्ट करानी है आगे जाके अपने प्रोफेशन में। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक बार तो आया भी नहीं है, और आया भी है तो 4-4 नंबर का आया। तो इन कंपैरिजन टू बोर्ड मीटिंग एंड इन कंपैरिजन टू जनरल मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हम करेंगे। ठीक है, फिर आता है पार्ट सी, सबसे बेकार। इसमें देखो लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग CS, ये चैप्टर तो अच्छा है। इसमें देखो 5 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आया ही नहीं कभी भाई, बट हम करेंगे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, क्योंकि मुझे लगता है आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, और मेगा फॉर्म्स अगेन देखो आया ही नहीं जी, एक बार आया 5 का। तो आप देखो आपके लिए तो पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो किन चैप्टर्स को हमें फोकस करना है, यानी कि किन चैप्टर्स को हमें घुट्टी घोल के पीना है, जिसको छोड़ने का, अवॉइड करने का हम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें इन चैप्टर्स की ना एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, वरना मैं पढ़ाई लगा दूंगी। अब ये मत कहना मैम ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे लगाओगे, ठीक है, वो तरीका भी मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, देखो जनरल मीटिंग
लीगल फ्रेमवर्क, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो 8-8, 10-10 नंबर के आ रहे हैं तुम्हारे पेपर में। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टर्स, शेयर कैपिटल, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और सबसे ज्यादा टाइम ऑनेस्टली बताऊं ना इन्हीं को कराने में लगता है। बाकी जो वो 2-2, 3-3 नंबर वाले चैप्टर्स है ना, वो एक एक क्लास के होते हैं, वो है भी छोटे। जय घर आके मारोगे, हाँ जी घर आके भी मार दूंगी, तुम टेंशन मत लो जय, ठीक है। हाँ जी, तो समझ में आया। ये नोट करने हैं ना चैप्टर, तो चाहे नोट कर लो तुम कि भैया ये चैप्टर्स तो मुझे ऐसे ना रिवाइज कर करके 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर करके मुझे पढ़ने ही पढ़ने, मुझे याद करने ही करने हैं। अब देखो कौन से चैप्टर्स लेस इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रेंड्स, ये तो मैंने तुम्हें कहा छोड़ ही दो, ये पढ़ोगे ना तो यू विल वेस्ट योर टाइम। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स मैंने बताया, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कभी आया ही नहीं। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स तुम्हारे प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं इसको अच्छे से ही कराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे तुम्हें आगे के लिए भी तो एक नॉलेज देनी है ना, ज्ञान देना है। तुम जाके जब काम करोगे तो फिर मुझे वहां पे गालियां दोगे, देखो मैम ने कराया भी नहीं था हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो ये अच्छे से करेंगे। ये लो जी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली स्लाइड आप देख लो मनित जी, ये हमारे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है। और बच्चे मुझे तो इनमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगाऊंगी तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो यू विल बी थैंकफुल टू मी कि मैम हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, हमें समझ में आ रही है चीजें कि क्या है। चले जी आगे चले। फिर देखो ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, आपको मिनट्स बनाने। तुम्हें पता है ना एज अ सीएस तुम्हें ड्राफ्टिंग का काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत किया, और जब मैंने प्रैक्टिस की अपनी सीएस की तो मैं पैसे लेती थी कंपनीज के मिनट्स बनाने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, फाइलिंग के लिए। घर बैठे काम करती थी और मेरे पास मंथली चेक आते थे। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3 से 5 नंबर की ही है ड्राफ्टिंग, इससे ज्यादा नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारे फाइनल्स में ड्राफ्टिंग ज्यादा है, ठीक है। तुम्हारे अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे उतना नहीं है ड्राफ्टिंग में। तो ड्राफ्टिंग में तुम्हारे मिनट्स हो गए, मीटिंग्स के मिनट्स हो गए, नोटिसेस बनाने हो गए, ठीक है, रेजोल्यूशंस बनाने हो गए, ये सारी चीजें ड्राफ्टिंग में आती है। तुम देखो मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट का फिर यहाँ पे एक मैंने स्क्रूटनाइज किया है। जून 2019 की बात करूं तो डीड ऑफ असाइनमेंट आई थी 3 नंबर की। बच्चे डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ शेयर बहुत लेंथी डीड है, 3 नंबर के लिए वो डीड आई कांट अंडरस्टैंड कि क्यों आईसीएसआई ने दी, वो इतनी लेंथी, बर्डन सम भी है, कम्बरसम भी है। आप चाहो तो चॉइस में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर देखो जहां पे भी रेजोल्यूशन आए ना, ये फ्री के नंबर है। ये देखो जून 2019 में 4-4 नंबर के दोनों बार, 4 नंबर और 5 नंबर के दोनों बार क्या आई है, रेजोल्यूशंस आई हैं। ये देखो रेजोल्यूशन जो है ना वो फ्री के नंबर है, क्योंकि सेट लैंग्वेज है। आपने एक बार एक रेजोल्यूशन की सेट लैंग्वेज याद कर ली ना, आप बाकी सारे रेजोल्यूशन अपने आप बना सकते। तो रेजोल्यूशन आ गया तो फिर तो माता रानी का धन्यवाद दो जी, चलो रेजोल्यूशन आ गया, 4 नंबर 5 नंबर के फ्री में आओ, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग जो है 3 से 5 नंबर की, आपकी इससे ज्यादा नहीं। जब बच्चे बहुत पैनिक होते हैं फालतू में, हम ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग, ठीक है। फिर देखो आपके पेपर का पैटर्न क्या है, आपको मार्क्स पता होंगे, आपको चैप्टर्स की वेटेज पता होगी, तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे, ठीक है। मैंने अभी बताया आपका पेपर टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 135 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 35 नंबर आप चॉइस में क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अब इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो कमेंट ऑन दी फॉलोइंग। कमेंट ऑन दी फॉलोइंग यानी कि आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं, या फिर आपको उस पर 4-4, 5-5 लाइनें लिखनी है रीजंस की। 20 नंबर के आप ये मान के चलो आपके कमेंट ऑन दी फॉलोइंग आएंगे, या जिनमें आपको डेफिनेशंस लिखनी है, मतलब छोटा सा आंसर आपको जिसमें लिखना है। और उसमें वो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसमें आपको 3 दे दिए कि इन तीनों पे कमेंट ऑन दी फॉलोइंग करो, ठीक है। फिर आएगी केस स्टडी। ये देखो ये है मेन खजाना। तो 82-90 मार्क्स हैं बच्चे, और 4 से 5 नंबर में आती है केस स्टडी। इसीलिए मैंने तुम्हें क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और केस स्टडी कैसे लिखनी है उस पर भी मुझे क्लास लगानी पड़ेगी, या मैं तुम्हें एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी। हर क्लास के बाद मैं तुम्हें एक केस स्टडी लिखने के लिए दूंगी। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए फाउंडेशन में उन्हें पता है, मैं उन्हें वहाँ पे भी कहती थी कि बच्चे ठीक है तुम्हारे CSET में, तुम्हारे CS फाउंडेशन में तुम्हारे केस स्टडी नहीं आने वाली, मगर एग्जीक्यूटिव में इसी की भरमार होने वाली है, तो प्रैक्टिस करो। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें मेरी ये बात याद होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे मुझसे नहीं भी पढ़े, मैं वही पैटर्न फॉलो करूंगी। आफ्टर एवरी क्लास आई गिव यू वन क्वेश्चन। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी तुम्हें, तुम्हारे स्कैनर में से ही दूंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको लिखना है घर पे। 15 मिनट लगेंगे, मगर उसे लिखो। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उनका चेक करूं आंसर, अब फेस टू फेस नहीं है, लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल चेक इट एंड रिवर्ट बैक इट टू यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखो कि एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं आप 30-40 केस स्टडी अपने हाथ से लिख चुके। तो केस स्टडी में ना प्रैक्टिस मैटर करती है कि कैसे लिखना है। इसमें आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो भी मैटर करेगा, और इसका एक सेट फॉर्मेट भी होता है। वो सेट फॉर्मेट भी आपको बताऊंगी कि केस स्टडी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो 80 से 90 नंबर की आपकी सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी है। नेक्स्ट देखो, इसमें फिर आपके आते हैं स्ट्रेट क्वेश्चंस, बिल्कुल सीधे। ये देखो सिर्फ 18 से 20 नंबर है आपके पेपर में, जिसमें वो सीधा पूछेंगे व्हाट आर दी गाइडलाइंस फॉर बोनस इशू, व्हाट आर दी गाइडलाइंस फॉर राइट इशू। इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ AGM, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग मैंने अभी बताया आपको, 4 से 8 नंबर मैंने लिखा है, बट ऑन एन एवरेज 5 नंबर की आती है ड्राफ्टिंग। तो इस ढंग से आपके सारे मिला के कितने का बैठता है, 135। और किसको निचोड़ के पीना है उन्हें, ये रहा तुम्हारा केस स्टडी भाई। ये सबसे अच्छे ढंग से करना, और मैं इसकी बहुत प्रैक्टिस कराने वाली हूँ तुम्हें, और तुम्हें मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लेगा ना, वो नदी पार कर जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर एक क्वेश्चन आता है, मैम इतने सारे सेक्शंस हैं, कैसे याद करें? मैम इतने सारे रूल नंबर भी हैं। अभी तो मैं बताऊंगी रूल का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, अभी तो तुम्हें वो भी नहीं पता होगा ढंग से। ठीक है ना, अगर अभी किसी बच्चे से पूछ लूं ना मैं तुम में से कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो आधे बच्चे ही बता पाएंगे मुझे। तो बच्चे रूल नंबर्स तो याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको कहूं तो 10 से 15 रूल नंबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही याद करना। वो मैं बता दूंगी पढ़ाते वक्त, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्ट में लिखा ही नहीं है, सेक्शन में लिखा ही नहीं है, वो सीधा रूल में ही लिखा है। तो फिर तो रूल ही याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे रूल 18 है डिबेंचर्स में, तो वो सेक्शंस में कहीं लिखी नहीं है वो बात, वो लिखी सीधा रूल में है। तो मुझे क्या कोट करना पड़ेगा, मुझे रूल ही कोट करना पड़ेगा। और जहां तक बात है सेक्शंस की, एक चीज ना गांठ मार लो, याद कर लो, सेक्शन अगर सही याद है ना तो लिख कर आना, अगर सेक्शन सही याद नहीं है तो मत लिख कर आना, छोड़ देना। देखो सेक्शन लिखने और ना लिखने से ना आपका आधा से 1 नंबर का फर्क पड़े, उससे ज्यादा नहीं पड़ता। अगर आपने सेक्शन लिखा है तो हो सकता है कि आपको 3 की जगह 4 नंबर मिल जाए, या 3 की जगह 3.5 नंबर मिल जाए। लेकिन अगर गलत लिख दिया ना सेक्शन, तो कितने नंबर कट जाए पता नहीं। तो सेक्शन कभी भी गलत कोट करके नहीं आना। मेरा सेक्शन याद कराने का क्या तरीका है, मैं हर चैप्टर के बाद एक स्टोरी लिखवाती हूँ, और उस स्टोरी में वो सारे सेक्शन सीक्वेंस से मैं सम अप कर देती हूँ। जैसे ही तुम्हें वो, अब स्टोरी तो बहुत जल्दी याद आ जाती है हमें। अब मैंने कहा राम रहीम पिकनिक पे गए बास्केट के साथ, बास्केट में थी रोटी और रम। तुम्हें 2 बार 3 बार तुम रिवाइज करोगे तुम्हें याद आ जाएगा। राम से भी एक सेक्शन है, रहीम से भी एक सेक्शन है, दोनों सेक्शन RR से शुरू होते हैं और सीक्वेंस में है 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब वो तुम उस पेज को 3-4 बारी सिर्फ अपने सामने ऐसे ही रीड ऑन कर दोगे ना, तो भी तुम्हें सेक्शन से याद हो जाए। तो वो भी खिचड़ी पका के मैं तुम्हें दे दूंगी सेक्शंस की, और उसमें भी ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से सेक्शंस याद करने हैं, कौन कौन से छोड़ सकते हो। सिर्फ सेक्शन नंबर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर्स लिखोगे बहुत अच्छा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आई। फिर इज इट नेसेसरी टू रिमेंबर और पेनल्टीज। अभी जब हम एक्ट पढ़ेंगे, जब हम लॉ पढ़ेंगे बच्चे, तो हम
हर सेक्शन के साथ पढ़ेंगे कि अगर आपने ये कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर कितना फाइन लग जाएगा। पूरे कंपनीज एक्ट के पेनल्टीज तुम याद नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कितना ही बोल दूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तुम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो पेनल्टीज जो बस इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ जुड़ी हुई है ना, वो वाली पेनल्टीज हम करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। जितना तुम याद कर सकते हो, जितना तुम्हारा ये दिमाग रिटेन कर सकता है, जितना तुम्हारे पेपर में आएगा पेनल्टीज, उतनी पेनल्टीज हम करेंगे, बाकी की पेनल्टीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक टोटल समअप था आपके कंपनी लॉ के पेपर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कितना कितना इनमें टाइम लगेगा, किस किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है। अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो फटाफट पूछ लो। यस, यू कैन आस्क मी। हाँ जी, यस, किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी बच्चे, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो फिर आज मैं बस आपको छोटा सा ना, थोड़ा सा कुछ बेसिक बेसिक वाला बताने वाली हूँ। कोई पर्टिकुलर चैप्टर तो मैं आज नहीं स्टार्ट करूंगी, बट जो 2-4 बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैम चैप्टर्स को कुछ ज्यादा ही है। हाँ बच्चे, चैप्टर्स तो ज्यादा हैं, मैंने तो खुद बोला कि CSET यहाँ पे है तो बच्चे CSXE यहाँ पे है, पढ़ना शुरू कर दो। बट डरने की जरूरत नहीं है, आपको चैप्टर्स के नंबर बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बस जैसे मैंने बताया 1-2 चैप्टर्स हम छोड़ भी सकते हैं, कुछ चैप्टर्स में हमें कम पढ़ना है, फोकस वाले चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बताई हैं कि तुम इंडेक्स देख के ना, तुम सिलेबस देख के कहीं घबरा ना जाओ, पैनिक मत करो, सब करवा देंगे, वो हम पे छोड़ दो कैसे करवाना है। ठीक है, टेस्ट होंगे, टेस्ट देते जाना, हर क्लास के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाना। ठीक है, हाँ जी, कुछ और डाउट है तो फिर आगे चलें। कुछ थोड़े से कुछ बेसिक टर्म्स जो है हमारी, वो देख लें हम। हाँ जी, चलें आगे। एक बार यहां तक अगर तुम्हें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, फटाफट एक अंगूठा दिखा दो। चलो जी, मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरे एंथू के लिए, चलो फटाफट। हाँ जी, निशान जी, मैम बुक्स, बच्चे मैं अपनी बुक दूंगी आपको, ICSI का मॉड्यूल तो आपको उसके साथ साथ पढ़ना है, बट आपको मेरी पूरी बुक मिलेगी जिसमें हर चीज एक्सप्लेन्ड है, इजी लैंग्वेज में है, पॉइंट फॉर्म में भी है, काफी सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो वो बुक आपको मिलेगी मेरी तरफ से। अब वो आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, वो आप रिसेप्शन से बात कर लो। चलिए जी, वेरी गुड, अंगूठे आ रहे हैं मेरे पास, थम्स अप। चलो, तो थोड़ी सी बेसिक टर्म्स अब समझे। अब हम 2 वे इंटरेक्शन करते हैं। अब मैं तुमसे कुछ कुछ पूछूंगी और तुम मुझे क्या बताओगे, चैट बॉक्स में कुछ कुछ बताओगे। ठीक है, अब कुछ कुछ होता है खेलेंगे, चलो आ जाओ। अच्छा जी, आपको ये तो पता है कि अब हम कंपनी लॉ की क्लास पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, इज ट्रेनिंग कंपलसरी आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव एग्जाम? बिल्कुल जी, ट्रेनिंग इज कंपलसरी। ट्रेनिंग से आप नहीं बच सकते, मैंने भी किया था। ठीक है, अभी जब तुम्हें पढ़ाऊंगी ना तो अपने ट्रेनिंग के किस्से भी सुनाऊंगी कि ट्रेनिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, बट पहले दिन नहीं सारे पत्ते खोल रही हूँ, धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर आई हूँ कि वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ रिलेटेड टू कंपनी लॉ। मानित जी, हाँ जी बच्चे, ये ट्रेनिंग की डिटेल्स मैं किसी भी दिन आपके साथ नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगी। ट्रेनिंग तो अभी दूर है। ठीक है, ट्रेनिंग आपको करनी है, लेकिन अभी उससे पहले हमें एग्जीक्यूटिव करना है। ट्रेनिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनिंग में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आई डिस्कस एवरीथिंग। वो क्लासेस के बीच में मैं ज्ञान देती रहती हूँ, उसकी तुम चिंता मत करो अभी। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हम कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है,
भैया ये कंपनी लॉ के कितने माई बाप हैं, कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन हमारे सर पे डंडा लेके खड़ा रहता है, तुम्हें पता है? हाँ जी, मुझे कंपनी लॉ के माई बाप का नाम बता सकते हो या माई बापों का नाम बता सकते हो? देखते हैं कितने बच्चे इसको डीकोड कर पाते हैं। चलो जी बताओ फटाफट। यस, आई एम लुकिंग एट दी चैट बॉक्स। डायरेक्टर्स बच्चे वो तो कंपनी रेगुलेट करते हैं, मैं तो लॉ की, मैं तो कानून की बात कर रही हूं। डायरेक्टर तो बहुत नीचे लेवल पे आ गए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अच्छा जी एक आंसर आया मेरे पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, और भाई शक्ति जी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दी ठीक है। हाँ और बताओ भाई, देखो बीच बीच में कुछ कुछ पूछते रहोगे, कुछ कुछ बताते रहोगे ना तो पढ़ने का मजा आएगा। हाँ जी, यस 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 यस। अच्छा एमसीए के अलावा नहीं किसने बताया? अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कितने माई बाप हैं। पहले तो कानून कोई बनाएगा, है ना? तुम अपने आप को देखो, पहले तो तुम्हें कोई संसार में लाया, फिर किसी ने पाला पोसा, फिर किसी ने सिखाया पढ़ाया, जिसमें तुम्हारे टीचर्स भी आ गए, है ना? और जब तुमने गलती की तो तुम्हारी पिटाई भी हुई, है ना? मम्मी पापा ने भी मारा, टीचर्स ने भी मारा। आजकल और तो मारना, मतलब मैं अलग सेंस में कह रही हूँ, ठीक है? आजकल तो भैया किसी बच्चे को कुछ कह दो तो केस हो जाता है, मैं तो बड़ा डरती हूँ इस चीज से, ठीक है? चलो, तो अब कंपनी लॉ में हम कहते हैं सबसे पहले ये लॉ बनाया किसने, फिर इसको चलाता कौन है, और तीसरा झगड़ा हो जाए तो भैया कहाँ जाए? तो मैं तो कहती हूँ तीन माई बाप हैं इसके। ये देखो, सबसे पहले लेजिस्लेटिव, 15-20 मिनट्स का बेसिक है, मैं कहते समझ लो, ये तुम्हें हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, फिर तुम वहां पे कंफ्यूज होगे कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। ये कुछ बेसिक टर्म्स है तुम्हारे कंपनी लॉ की, ठीक है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का मतलब है हु मेड द लॉ, ये लॉ बनाता कौन है भाई? जरा बताओगे मुझे, कौन बनाता है ये लॉ? ये तो तुमने पढ़ा है सीएसईटी में या फाउंडेशन में, जिसमें भी पढ़ा है। हाँ जी, जरा बता दो मुझे कौन बनाता है कानून? पार्लियामेंट। वेरी गुड लतिका जी, आपने सबसे पहले मुझे आंसर दे दिया है पार्लियामेंट। यस, तो हमारा कंपनीज एक्ट भी किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया। ये यूनियन मैटर है, यूनियन मैटर समझते हो ना, सेंटर का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है ये, ठीक है? और पार्लियामेंट में हमारे कौन आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रूल कहते हैं। अभी मैं तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी डिफरेंस बताऊंगी क्या होता है। फिर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या बनाता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता है तुम्हें क्या होता है? अच्छा वो मूवी देखी है नायक, वो जिसमें वो था, क्या कहते हैं, अनिल कपूर, तो उसमें अमरीश पुरी क्या कहते हैं भाई, इसको एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो सबने कहा कैसे बना देंगे? तो उसने क्या किया था, मैं ऑर्डिनेंस पास कर देता हूं, ऑर्डिनेंस पास करवा लेते हैं, याद है? तो देखो पार्लियामेंट हमेशा तो सेशन में नहीं होती है ना? तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और उस समय अगर हमें इमीडिएटली किसी कानून की जरूरत पड़े, फिर क्या करेंगे? पार्लियामेंट का वेट करेंगे। अगर कोई मर रहा है भैया तो तुम क्या करोगे? हॉस्पिटल में फोन करोगे और हॉस्पिटल वाला कहते हैं जी 2 दिन बाद एम्बुलेंस आएगी, तो 2 दिन तक एम्बुलेंस का वेट करोगे? अपनी गाड़ी में डाल के लेके भागोगे हॉस्पिटल? अपनी गाड़ी में लेके भागोगे ना हॉस्पिटल। 2 दिन के बाद आने वाली एम्बुलेंस का तुम इंतजार नहीं करोगे। तो यहाँ पे भी वही है कि भैया पार्लियामेंट का सेशन जा चुका है, अगला सेशन अभी आने में टाइम है, बीच में कानून चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब क्या बनाएंगे? ऑर्डिनेंस बनाएंगे, ठीक है? फिर तीसरी इसमें आ गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ए बोल लो तुम इसको। ये सारे देखो लेजिस्लेटिव में आ रही हैं, ये सब तुम्हारे लिए कंपनी लॉ बना रही हैं। ये ऑर्डर्स हो गए, आपके पेनल्टीज हो गई, आपकी फाइन्स हो गई, ये सारी चीजें कौन बनाएगा? ये बनाएंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारे लेजिस्लेटिव माई बाप। पहला माई बाप कौन? लेजिस्लेटिव। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन भैया? सरकार। कौन सी सरकार?
सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन? हमारे प्रेसिडेंट साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी। पार्लियामेंट क्या बनाती है? एक्ट बनाती है। इस एक्ट को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की और जरूरत है? वो रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब क्या बनाते हैं? ऑर्डिनेंस बनाते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव। यहां आती है तुम्हारी एमसीए। थोड़ा थोड़ा टाइम में सुनते रहते ना, एमसीए का सर्कुलर आ गया, एमसीए का नोटिफिकेशन आ गया। पहले हमारे कौन थे एमसीए के हेड? मिनिस्टर कौन थे? जेटली साहब, है ना, बेचारे बड़े अच्छे थे। ठीक है ना। उनके बाद कौन आ गई? सीतारमन जी आ गई। ठीक है। तो एमसीए जो है ना, ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन कराना। ये जो कानून इन लोगों ने बना दिया ना माई बाप ने, इन्हें चलवाना भी तो है कि भैया तुम ऐसा करो। टाइम टाइम पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो कौन करेगा? एमसीए करेगा। इम्प्लीमेंटेशन ये कराएगा। और लास्ट आता है जुडिशियल। झगड़ा हो गया तो झगड़े की तो वैसे ही पूरी गुंजाइश होती है। और हम हिंदुस्तानी, हम तो मौके ढूंढते हैं यार, कुछ स्पाइस नहीं हो रहा लाइफ में, चलो जी झगड़ ही आते हैं थोड़ा, है ना। जैसे पड़ोस की आंटियां ढूंढती हैं मौका कि भैया झगड़े तो थोड़ा टाइम पास हो हमारा। और यहाँ पे अगर झगड़ा हो गया तो कहाँ जाएंगे? जुडिशरी के पास। जुडिशरी में कौन आ गया? आपके कोर्ट्स आ गए, आपका एनसीएलटी आ गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, आपके स्पेशल कोर्ट्स आ गए। अभी ये सारी टर्म्स ना बीच बीच में आएंगी तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ ताकि जब ये टर्म्स आए तो तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होगी कौन सी अथॉरिटी कौन से लेवल की है। ठीक है। कोर्ट्स, एनसीएलटी, स्पेशल कोर्ट्स, एनक्लैट, एनक्लैट यानी कि अगर एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील लेके कहां जाओगे? एनक्लैट में जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अभी तो ये पूरा पढ़ेंगे, एनसीएलटी कैसे बनती है, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, वो भी तुम्हें पढ़ने हैं, तो टेंशन में मत आना। ठीक है जी। अभी मैं सिर्फ तुम्हें मोटा मोटा बता रही हूं। तो ये तो तुम्हारे क्या हो गए? 3 वाइबा। फटाफट बोलो। पहला कौन सा? लेजिस्लेटिव। दूसरा कौन सा? एग्जीक्यूटिव। तीसरा कौन सा? जुडिशियल। ठीक है जी। ये तीनों सबको समझ में आते हैं। चलो अब मुझे ये बताओ, ये जो एमसीए महाराज है हमारे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है हमारे लिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो गई भाई, सीधी सी बात है। अब ये एमसीए एग्जीक्यूशंस कैसे करेगा? ये हमें रेगुलेट कैसे करेगा? हमें वॉच कैसे करेगा? हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही डंडे की जोर पे चलते हैं। डंडा ना हो तो आज हमारी सामने ट्रैफिक पुलिस वाला ना खड़ा हो तो पक्की बात है तुम रेड लाइट क्रॉस करोगे। अरे इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, चलो जी निकाल लो। तो वो तो करना ही नहीं ना हमें, है ना। तो एमसीए कहेगा भैया तुम्हें अच्छे से शिकंजा तो मैं कसूंगा। तो एमसीए ने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान को 7 जोन में डिवाइड कर दिया। डिवाइड इंडिया इन 7 जोन्स। और ये देखो 7 जोन कौन कौन से हैं, यानी कि 7 आरटी बना दिए उसने। 7 क्या बनाए उसने? रीजनल डायरेक्टर बना दिए। देखो नॉर्थ, ईस्ट, ये पता होना चाहिए तुम्हारे लिए, वो जरूरी है। वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अभी ना तुम्हें याद नहीं हो रहे, देखो मैं लिख देती हूं। नॉर्थ में तुम्हारी क्या आ गई? दिल्ली आ गई। ईस्ट में तुम्हारा क्या आ गया? कोलकाता। कोलकाता, ठीक है जी। वेस्ट में मुंबई, यानी कि ये बैठे हैं यहां पे आरडी विराजमान। साउथ में चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट में अहमदाबाद, मोदी जी का घर, ठीक है। साउथ ईस्ट हैदराबाद, बिरयानी बड़ी फेमस होती है यहाँ की।
ठीक है, याद रहेंगे ये। तो ये 7 जोन में एमसीए ने बांट दिया, उन्होंने कहा ये रहा तुम्हारे ऊपर एक तो हेड, और अब इन रीजनल डायरेक्टर्स के अंडर क्या बिठा दिए, आरओसी बिठा दिए। आरओसी तुम्हें पता है, इतना तो तुम कंपनी लॉ पढ़कर आए हो, है ना। तो कौन होता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आरओसी बिठा दिए रीजनल डायरेक्टर के ऊपर। अब देखो वो कितने हैं, आरडी के नीचे कौन, आरओसी, एक आरओसी और दूसरा कौन सा, ऑफिशियल लिक्विडेटर, इसे ओएलबी बोल सकते हो तुम। तो ये 2 अथॉरिटीज हो गई किसके नीचे, रीजनल डायरेक्टर के ऊपर। देखो पूरी हायरार्की है। तुम्हें पता है कितने आरओसी है, कोई मुझे बताएगा। हाँ जी, हिंदुस्तान में इस समय कितने आरओसी हैं, कोई बताएगा मुझे, देखते हैं। चलो जी, तुम्हारा जीके का टेस्ट, आंसर करो फटाफट। यस, हाउ मेनी आरओसीज आर देयर इन इंडिया, बताओ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, अरे बोलो ना, हाँ जी, अंदाजा ही लगा दो, अनुमान ही लगा दो। यस, लतिका, शक्ति, वैभव, जय, प्राची, हाँ जी, लतिका, मनित, बोलो, कुछ कुछ बोलो, अनुमान ही लगा दो यार, मुझे अच्छा लगेगा। कितने आरओसी हैं, हाँ अब आया 20, 22। ओके, 22 आंसर तन्नू ने दिया। वेरी गुड तन्नू भाई, अगर आप सामने होते तो मैं आपको एक चॉकलेट देती, बट अभी वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। तो जो राइट आंसर है ना, दैट इज 22। आरओसी जो है बच्चे हमारे 22 हैं अभी। अच्छा, ऑफिशियल लिक्विडेटर बता सकते हो, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी ऑफिशियल लिक्विडेटर करता क्या। हाँ जी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, एनी गेस। फर्स्ट प्राइज गोज टू तन्नू, 22 आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। हाँ हाँ, अभी बच्चे बेसिक टर्म बता रही हूँ, अभी सब बताऊंगी वैभव। अपॉइंटमेंट्स ही होती है इनकी। आरओसी इज अ पर्सन, ठीक है, आरओसी जो है वो पर्सन होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है पर्सन होता है, और बाकायदा इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। नहीं, मुझे नंबर बताओ, जैसे आरओसी 22 है, ऑफिशियल लिक्विडेटर कितने हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो मैंने तुम्हें इतने सारे ऑप्शन भी दे दिए। हाँ जी, कितने ऑफिशियल लिक्विडेटर इस समय, बोलो। नहीं, 20 गलत जवाब। और एनी गेसेस, चलो ये मैं बता देती हूँ, ऑफिशियल नहीं, 25 भी नहीं है, 20 और 25 के बीच में आ जाओ। देखो मैंने आंसर बता दिया तुम्हें, 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं। अब देखो जैसे हमारे हिंदू उसमें होता है ना कि भाई विष्णु जी को माना गया है कि वो जन्म देने वाले हैं, और शिव को माना गया है कि नाश करने वाले हैं, है ना। तो इसी ढंग से आरओसी तो विष्णु है और ऑफिशियल लिक्विडेटर ना शिव है। जब कंपनी बनती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसका नामकरण होता है, फाइलिंग होते हैं, कहते हैं ना विष्णु हमारे जीवन के संचारक हैं। देखो मेरी हिंदी भी अच्छी है, ठीक है। तो विष्णु हमारे जीवन के संचारक हैं, तो ये आरओसी हमारे विष्णु जी हैं। पैदा होते वक्त भी यही आएंगे, जब तक कंपनी चलती रहेगी सारी फाइलिंग यही कराएंगे, सारी फीसेस यही लेंगे, सारे इंस्पेक्शन यही करेंगे, सब कुछ ये करेंगे। तो ये कब आते हैं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने कहा ना ये विष्णु जी हैं हमारे, रजिस्ट्रेशन होगा, फाइलिंग होगी, और ऑनलाइन फाइलिंग होगी, सारी ये सब करेंगे। और ऑफिशियल लिक्विडेटर अभी मैंने बोला कौन है, शिव। अब जब कंपनी मरेगी, वाइंडिंग अप में जाएगी, लिक्विडेशन में जाएगी, इंसॉल्वेंसी में जाएगी, तब कौन प्रकट होंगे, तब ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रकट होंगे। बाकी जब तक जान है कंपनी में, कंपनी जिंदा है, तब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर का कुछ नहीं करना कंपनी में। तो ये क्या कराएंगे, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। हाँ जी, बात समझ में आती है सबको, ठीक है ना। तो ये दोनों अथॉरिटीज हैं, दोनों अथॉरिटीज काम करेंगी, और ये पर्सन है, आरओसी इज अ पर्सन। जैसे मैंने कहा ARK मुकेश, वो
ROC है, तो क्या है वो पर्सन है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो KG जोसेफ जैक्सन रीजनल ROC है मेरे ख्याल से वहां के बंगाल के, कोलकाता के, ठीक है। तो ROC इसीलिए मैंने बोला कि क्या है आपके वो पर्सन है। चलो ये बात समझ में आती है यहाँ तक। पहले मुझे बताओ किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। अब एक छोटी सी चीज तुम्हें और बताती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कभी किसी ने तुम्हें बताई है या नहीं बताई, बट देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रही हूँ। मैं ना कुछ टर्म्स लिख रही हूँ। अच्छा ये क्लियर है ना, यहाँ तक तो कुछ नहीं पूछना ना? 3 माइवा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है ना। MC आ गए भैया, साथ में बांट दिया हमें, विभाजित कर दिया हमें, और हमारे ऊपर रीजनल डायरेक्टर बिठा दिया, और रीजनल डायरेक्टर के नीचे क्या बिठा दिया? ROC और OL बिठा दिया। यहां तक तो समझ में आता है। अब देखो मैं कुछ लास्ट 5 मिनट का टॉपिक और करा रही हूं, और ये मैं तुम्ही से पूछ रही हूं। मैं ना यहाँ कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशंस। हाँ जी, ये सब एक ही है या कुछ अलग अलग है? भांति भांति के हैं या एक ही हैं, या आपस में भाई बहन टाइप है? हाँ जी बताओगे मुझे? यस, या लॉ ही है ये सारा, या क्या है? ये खिचड़ी है क्या, या इनके आपस में क्या रिश्तेदारी है? ये रिश्ता क्या कहलाता है इन सबका आपस में? हाँ जी डिफरेंट है। प्राची जी का आंसर आया है मैम, डिफरेंट है। हाँ मैम कुछ तो अलग है ही, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, है ना। अब देखो ये क्या भिन्नता है इनमें, क्या डिफरेंस है इनमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। देखो लॉ इज अ वाइडर टर्म। जब मैं लॉ की बात करती हूँ ना तो उसमें एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशन सब आते हैं। अब आप कहोगे मैम इनमें क्या क्या अलग है? देखो बच्चे, जो एक्ट हो गया, जो स्टैट्यूट हो गया, जो लेजिस्लेशन हो गया, ये तो वो हो गए जो किसने बनाए? आपके पार्लियामेंट में। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो, मैं अभी लिखा है, मैं ऐसा नहीं कह रही जिसमें एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके कंपनीज एक्ट में लिखा है दैट एवरी लिस्टेड कंपनी या एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी लिखा है, एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी हैज टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है जी। अब एक्ट में तो ये लिख दिया, सेक्शन में तो ये लिख दिया एक्ट के अंदर, बट जब तुम ये कहोगे कि भैया मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं करना है, तो तुम सबसे पहले क्या पूछोगे? भैया ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनी क्या, ये कौन? प्रिस्क्राइब्ड कंपनी क्या बोलेगी? पहचान कौन? तो पहचान कहां से करोगे? पहचान कौन के लिए कहां पे जाओगे? तुम्हें फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनी क्योंकि क्लियर नहीं है कौन कौन सी कंपनी, लिस्ट तो है ही नहीं एक्ट में, लिस्ट तो है ही नहीं सेक्शन में, तो इसके फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए देखो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाएगी, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज बनाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कौन सी होगी? RBI हो गया, आपका सेबी हो गया, ठीक है, अथॉरिटीज हो गई आपकी अलग अलग, ये हो गई एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन बनाएगी तो उसे हम बोलते हैं रूल्स, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कुछ गाइडलाइन बनाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। तो ये याद रखना बच्चे, रूल और रेगुलेशन एक ही चीज नहीं है, दे आर डिफरेंट। सेबी ने जो गाइडलाइंस बनाई दे आर रेगुलेशंस, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए, जो गाइडलाइंस बनाई, उसे हम रूल्स कहते हैं। और ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करेगी किसको? एक्ट को हमारे, क्योंकि हमारे एक्ट में हम सब कुछ नहीं लिख सकते। तो एक्ट में जहां जहां क्लैरिफिकेशन नहीं है ना भैया, किसका मुंह देखूंगी मैं? मोदी जी को फोन करूंगी रोज, हाँ मोदी जी ये तो आपने लिखा ही नहीं, या MCA के मिनिस्टर को फोन करूंगी, फोन भी नहीं उठाएंगे मेरा वो। तो क्लैरिफिकेशंस के लिए फर्दर रूल्स की, रेगुलेशंस की, गाइडलाइंस की हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी तो क्या है? रूल है, और
एजेंसी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो क्या है, रेगुलेशन। और जब ये सारे मिल जाते हैं, एक्ट या स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन, ये तो तीनों एक ही बात है। जब इसमें मैं ऐड कर दूं रूल, जब मैं इसमें ऐड कर दूं रेगुलेशन, तब मैं कहती हूँ लॉ। तो लॉ तो बहुत वाइडर टर्म है, कानून तो बहुत वाइडर टर्म है। कानून में तो सब कुछ आ गया, यहां तक कि एमसीए जो नोटिफिकेशन लेकर आती है वो भी तो लॉ है, ठीक है जी। तो अब कंफ्यूज मत होना तुम। एक्ट तो वो जो पार्लियामेंट ने बिल पास करके एक्ट बना दिया, फिर एक्ट बनने के बाद हमें जिन जिन चीजों में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ गई, चलो जी अब हम बनाते हैं गाइडलाइन, तो वो रूल्स हो गए। अब जो सेबी का दायरा है, जब सेबी वहां पे गाइडलाइन बनाएगी तो वो क्या बना देगी, रेगुलेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तुम ये छोटी छोटी जो टर्म्स है ये नहीं बोलोगे, तुम रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशन, शायद इसका डिफरेंस अब नहीं भूलोगे, तुम्हें क्लियर रहेगा अब जब हम कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें थी जो मुझे आज आपको बतानी थी। अभी तो बहुत चीजें मैं बीच बीच में क्लासेस में आपको बताती रहूंगी, बट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई ट्राई टू नॉट ट्राई टू, आई स्टार्ट सम चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर उस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मुझे बताओ, अगर किसी को कहीं कुछ डाउट था, कहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, और आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें एक डे मैं फिक्स करूंगी फॉर योर डाउट सेशन आफ्टर योर क्लास। लॉ साथ के साथ पढ़ना बच्चा, अगर पाइलअप करोगे ना तो फिर इकट्ठा याद नहीं रह पाओगे। शक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस मिस हो गया मैम। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, ये रिकॉर्डेड क्लास तो आपकी आ ही जाएगी, तो कहीं कुछ मिस हुआ है देख लेना, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक्ट के लिए गाइडलाइंस बनाती है तो उसे हम कहते हैं रूल्स, और जब किसी एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कोई गाइडलाइन बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन, ठीक है। फिर भी आप ये पोर्शन रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हो। मैम अगेन ये समझा दो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला। अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चे अभी मैंने बताया कि भाई जैसे एक्ट में लिखा है कि एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, प्रिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, जो लिखी है, जो मेंशन है, उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब कि जो कंपनी से कहीं पे भी जुड़े हुए ना हो, अटैच ना हो। अब मैं एक कंपनी हूं, अब मुझे ये देखना है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि मैं इस प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी में आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। मगर ये कैटेगरीज लिखी कहाँ है, ये एक्ट में तो लिखी नहीं। तो अब मुझे फर्दर क्या जानना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन के लिए, या तो रूल्स या फिर रेगुलेशंस। और ये फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है तो वो क्या कहलाएगा, रूल्स। और अगर वो फर्दर क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की एजेंसी ने दी है तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलेशन। नाउ इज इट क्लियर प्राची? यस, आपको क्लियर है? हाँ जी, एनी अदर डाउट? और अगर कोई डाउट नहीं, तुम्हें सब समझ में आ गया, तुम इतने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो फिर मुझे फटाफट अंगूठे दिखा दो। अगर तुम्हें सिलेबस से रिलेटेड भी सब समझ में आ गया है, तुम्हें फीसेस से रिलेटेड भी समझ में आ गया है, जो बेसिक सी टर्म्स मैंने बताई हैं वो भी समझ में आ गया, तो फटाफट मुझे थम्स अप दिखा दो। अरे बाकी बच्चे भी, इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, इसकी कौन सी फीस मांग रही हूं मैं तुमसे। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू मनीष, शक्ति, यशिका, जय, निशांत, प्राची, तनु। देखो कहते हैं ना, मतलब जो चीज अच्छी लगे ना दिल खोल के बोलना चाहिए, जो चीज अच्छी ना लगे ना उस पर भी दिल खोल के बोलो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना तुम वो भी खुल के बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी चलो, तो आज हमने यहाँ पे किया है पेपर पैटर्न कैसे, वो मैंने बता दिया है। हर क्लास के बाद, अभी से नहीं दे रही हूँ, पहले हम थोड़ा सा आधा चैप्टर कर लें, उसके बाद से मैं तुम्हें केस स्टडीज की प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगी, क्योंकि पहले थोड़ा सा पढ़ा तो दूं ना, तब तो केस स्टडी कैसे लिखनी है तो मैं समझा पाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ईदर वी विल स्टार्ट प्रोस्पेक्टस और जनरल मीटिंग, दोनों में से कोई एक चैप्टर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट इज टुमारो, कल ही है मेरी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो सब अटेंड करना और उसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो बाय बाय टिल देन, सी यू ऑल अगेन।